हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। फ्रेंड, आज ये जो वीडियो मेरे लाने का जो पर्पज़ है, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है इस साल का, जिसकी अभी तक जो डेट है वो 1 अगस्त है। तो अगस्त 1 को जो आपका नीट एग्ज़ाम आने वाला है उसमें अभी आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का टाइम अभी भी बचा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट, ये मैं एक मेंटर सपोर्ट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको जो है मोटिवेशन के लिए लास्ट मोमेंट में आप अपने प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू रखें, इसके लिए मैं अपने एक्सपीरियंस को, जो मेरा एक्सपीरियंस है नीट स्टूडेंट को टीच करने का, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उन्हें गाइड करने का, उसके बिहाफ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको इस समय कैसे ख्यालात आ रहे होंगे। ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए, ये जो गेम होता है, जो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो एक बात ये जानिए कि इस टाइम पे आप जिस कंडीशन में खड़े हैं, तो अब आप इस चीज़ को लेके बहुत डरिए नहीं। जैसे बड़े सारे मेरे स्टूडेंट इस टाइम पे जो लास्ट मोमेंट होता है तो बोलते हैं सर हमें कुछ याद नहीं आ रहा, हमें लग ही नहीं रहा कि हमने कुछ पढ़ा है, अब हम क्या करें लास्ट मोमेंट में, अब हम पढ़ें या ना पढ़ें। और वो जनरली क्या करते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, कईयों को बहुत बार एंजाइटी होने लगती है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। अगर आपका मेंटल कंडीशन अच्छा नहीं है तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। और यही स्टूडेंट जब क्लासरूम में होते, एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, और जब ये फिर से पेपर को दे के आते हैं और फिर मुझसे बात करते हैं, तो ये बोलते सर पेपर बहुत ईजी था, हमने पढ़ा नहीं, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और फ्रेंड जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे जो नेक्स्ट ईयर भी यही शिकायत की कि एग्ज़ाम आते आते हमें एंजाइटी होने लगी और हम परेशान हो गए। तो मैं इन्हीं सब डाउट को लेके कि इस 1 महीने को आप कैसे स्पेंड करें, इस 1 महीने को कैसे आप यूटिलाइज करें कि आपके एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छी हो और आप नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ, इसी के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली इसके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ, अपने मैसेज को पहुँचाना चाह रहा हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जिनसे मेरा कांटेक्ट अभी छूट गया है, तो मैं इस वीडियो के थ्रू चाहता हूँ कि वो भी मेरे मैसेज को उनके तक कन्वे हो और वो इसे समझे। देखिए बात ये है, जैसे इस पर्टिकुलर टाइम पे हम कुछ सिचुएशंस को लेते हैं ताकि बात जो है थोड़ा कंसाइज आपको लगे। जैसे देखिए, जो आपका नीट एग्ज़ाम है, इसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हैं, ठीक है। आप बहुत डरिए नहीं, इसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं वो 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हैं। जैसे देखिए, इसमें फिजिक्स का है एक पेपर, इसमें केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है, इसमें जो है बायोलॉजी का है। जैसा आपको पता है कि बायोलॉजी में 180 क्वेश्चंस आपसे बायोलॉजी में आपसे 90 क्वेश्चंस और 45 क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ एक स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर लास्ट मोमेंट में हमारी फिजिक्स अच्छी नहीं हो पाई, सर हमारी केमिस्ट्री अच्छी नहीं हो पाई। जैसे फ्रेंड देखिए, अगर आपको सक्सेस लेनी है इस एग्ज़ाम में, तो एटलीस्ट आपको कोई भी दो, चाहे आप जो है फिजिक्स, चाहे आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ले लें या फिर फिजिक्स और बायोलॉजी को ले लें, 2 तो आपको ठीक ठाक तैयार होना चाहिए। अगर दोनों ठीक ठाक नहीं तैयार हैं, ठीक ठाक तैयार होने का मतलब ये है कि जैसे ये जो बायोलॉजी का है ना, यहाँ पे आप 85 क्वेश्चन बना के रखिए, इतना क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और यहाँ जो केमिस्ट्री में, तब आप जो है यहाँ 35 से 40 क्वेश्चन को आप रखिए
और यहाँ सिर्फ आप 30 क्वेश्चन करिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर इन सब को अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं तो ये हो गए 150 क्वेश्चन, और इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ रहे हैं 600 मार्क। और 600 मार्क में आप समझिए कि आपको सीटें मिल जाती हैं, ठीक है। 600 मार्क अगर आप ला पाते हैं तो आपको सीटें मिल जाती हैं। अब यहाँ पे अगर किसी की तैयारी अच्छी है, एक बात ये थोड़ा ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर की बात करूँ कि आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो पहले तो आप देखिए जो गेम है ना, एग्ज़ाम को जो टैकल करने का गेम है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, इस समय आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो रिवीजन को आप विजन की तरह मत करिए। एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, टर्म का नाम है रिवीजन, इसका नाम है रिवीजन, ठीक है। आप रिवीजन कर रहे हैं, इसका मतलब एक विजन हो चुका है और उस पर रिवीजन कर रहे हैं। तो एक बार तो आपने कैसे न कैसे पढ़ रखा है। अगर इस समय नहीं भी पढ़ रखा है ना, तो साइकोलॉजिकली ये मान के चलिए कि हमने पढ़ रखा है, जितना भी पढ़ रखा है। तो आप ऐसा करेंगे कि जैसे मान लीजिए आप एनसीईआरटी का एक टेक्स्ट बुक उठाएंगे, मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं तो आपको बेहतर लगेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक टेक्स्ट बुक उठाया, ये एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी की बुक ही पढ़नी थी। अगर आपने कोई दूसरी पढ़ रखी है तो उसी को करिए, वैसे आपको एनसीईआरटी फॉलो करते तो आपके लिए बेहतर होता। अब जैसे मैं इसमें बताऊं कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को ले रहा हूं, ठीक है, जहां पे जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है मेरे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये 12th क्लास के एनसीईआरटी है। अब इसका आपको रिवीजन करना है, तो आप इसे पूरा पढ़िए मत। एक साइकोलॉजिकल गेम जो मैं बता रहा हूँ, इसे करके देखिए सिर्फ 1 वीक में आपका जो कॉन्फिडेंस है, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर आपका कॉन्फिडेंस वीक होगा, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी परफॉर्मेंस जितनी आ रही होगी उससे काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे जब आप इसको देखते हैं तो यहाँ देखिए आपको सिलेबस मेंशन किया रहता है, ये छोटे से बॉक्स में सिलेबस मेंशन है। तो सबसे पहले आप सिर्फ इसे पढ़िए। मैं रिवीजन की टेक्निक बता रहा हूँ। जैसे इसमें मेंशन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपके दिमाग में कुछ इमेज तो आई होगी ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सुना सुना लग रहा है ना। गेमेटोजेनेसिस आ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है। जितना आपको पता लगते जाए उन पे आप डबल ट्रिक करते चले जाइए, ठीक है। जो आपको लगता जाए कि ये टॉपिक पता है, उस पे ऐसे डबल टिक करते चलिए, ठीक है। आपने सिलेबस को देख लिया। अगर सिलेबस में कोई चीज़ पढ़ने पे लगा कि नहीं ये ठीक से नहीं पता, तो उस पर क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आप एक इंडिविजुअल ऐसे पैराग्राफ पे आइए, इनको पढ़िए मत। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ें। आप जस्ट पैराग्राफ की हेडिंग पढ़िए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड हैं सिर्फ उस पर ऐसे यूज टू गो थ्रू होते जाइए, डायग्राम को देखते जाइए और ये बोलते जाइए हाँ ये मुझे पता है। अगर ये सब पता है तो इसको बस देखते जाइए। आप बस पेज पलटिए और ये मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे। आपने कर लिया पहला पैराग्राफ, सेकंड पे आ गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डायग्राम को देख लिया, सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे आ गए, मेन हाईलाइटेड वर्ड को देख लिए, ये भी क्लियर है। थर्ड हेडिंग पे आ गए और यहाँ पे मेन चीज़ों को देख लिया, डायग्राम को देख लिया, सारे चीज़ों को देख लिया। और फोर्थ पेज पे आ गए, यहाँ डायग्राम को देख लिया और फिर से हम देखते गए, टेबल को ध्यान से देख लिया। फोर्थ हेडिंग पे आ गए, इस डायग्राम को पूरी तरीके से देख लिया, पेज नंबर 50 पे हैं हम। फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन पे आ गए, इसमें क्या क्या चीज़ें। जैसे जैसे आप हेडिंग को पढ़ते जाएंगे ना, तो आपके दिमाग में एक समरी बनता चला जाएगा। लास्ट में प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, थोड़ा इनके हाईलाइटेड वर्ड को आप देखते जाइएगा। अगर कहीं भी डाउट लगे तो वहीं पे उसे क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा, हाईलाइटेड से उसे जो है उसको जो है ट्रिक कर लीजिएगा,
ठीक है, उसे एक तरीके से हाईलाइट कर लीजिएगा। इसके बाद आप फाइनल आ जाइए और जो ये समरी दिया हुआ है आप चाहे तो इसे पढ़ लें, अगर आपको लगता है तो एक बार इस समरी को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है इस चैप्टर में पलट के वापस जाइए और देखिए कि कौन सी कोई एक हेडिंग थी जिसमें जो लाइन था वो बचा है। ऐसे आप टोटल 5 चैप्टर को एक दिन में एक सब्जेक्ट का, मतलब 5 फिजिक्स का पकड़िए, 5 केमिस्ट्री का पकड़िए, 5 बायोलॉजी का पकड़िए, ठीक है। ऐसे 5 चैप्टरों को रिवाइज करिए और यही पैटर्न आप जो है अगर एक हफ्ते तक फॉलो करेंगे, जैसे आपका जो बायोलॉजी है इसमें जो है, इसमें देखिए जो आपका 12th है, 12th और 11th में ये आपका 12th में टोटल जो चैप्टर हैं ये 16 है और 11th में करीब 18 है। जो सिलेबस में आपके रहता है वो कभी कभी सिलेबस थोड़ा कम किया जाता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं ये मान के चलूँ 35-36 चैप्टर हैं। अगर आप एक दिन में इस तरीके से अभी जैसे मैंने किया ना 5 से 7 चैप्टर, जितना ज़्यादा आप कर पाएंगे इस तरीके से और उसको हाईलाइट कर पाएंगे, हाईलाइट करने के बाद जो इसमें डाउट है उसको एक ब्लैंक पेज पे फिर से लिखिए, एक नोटबुक पे वापस लिखिए क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम आपकी निकल के आई ना, एक सब्जेक्ट की ऐसे निकल के आई, इसी तरीके से आप तीनों सब्जेक्ट के प्रॉब्लम निकाल लीजिए। सबसे पहले ये आजमाइश उस सब्जेक्ट पर करिए जो आपका सबसे बेहतर तैयार हो। अगर आपको लगता है बायोलॉजी बेहतर तैयार है तो बायोलॉजी पे करिए, अगर आपको लगता है फिजिक्स बेहतर तैयार है तो फिजिक्स करिए, और अगर लगता है केमिस्ट्री में मैं कर सकता हूँ तो केमिस्ट्री में करिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप प्रॉब्लम को इस पहाड़ की तरह देख रहे थे, प्रॉब्लम को आपने एक माउंटेन बना रखा था, समझे इस बात को, जबकि रियल प्रॉब्लम इसमें एक छोटा सा रॉक था जो मैंने हाईलाइट आपको बोला न करने के लिए। तो एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस पूरे को अगर एक व्यू में देखेंगे तो आपको लगेगा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना, एक ही मंथ बचा है हम कर नहीं सकते। लेकिन जब आपने उसे ब्रेक डाउन कर लिया और उस प्रॉब्लम को इतना छोटा कर लिया, तो ये देखिए कि जैसे एक पूरे चैप्टर में आपको 2-3 लाइन या एक पैराग्राफ की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर आपको पूरे चैप्टर की प्रॉब्लम है तो इस समय उसे छोड़ दीजिए, वो आउट ऑफ सिलेबस है, ये मान के चलिए, ठीक है। उसके वेटेज को हटा दीजिए क्योंकि आपको नया पढ़ने का वक्त नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आपने एक बार विजन कर लिया, उस पर रिविजन करना है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो सीरियस कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने प्रिपरेशन की है, डेडिकेशन लगाया है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। उनको लग रहा है कि हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा जैसा होना चाहिए था, हम एग्ज़ाम के लिए मेंटली वैसे प्रिपेयर नहीं है जैसे हमें होना चाहिए। तो मैं उसके लिए ये वीडियो को प्रमोट कर रहा हूँ कि ये वीडियो वो लोग देखें और आप जल्दी देखें। आज जो है मैं ये वीडियो जब शूट कर रहा हूँ, आज जो 19 जून है, कल 20 जून होगी, आप जो है 20 जून से इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। 10 दिन में जो जून का टाइम है इसमें हर चैप्टर में क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाइड कर लीजिए, और जब आप चैप्टर को आइडेंटिफाइड कर लेंगे तो आपके पास बहुत कम आएगा। अगर आपने साल भर पढ़ा है ना तो ऐसा है ही नहीं कि आपको प्रॉब्लम होगा। अब आप क्या करते हैं कि एक चैप्टर खोले केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग कुछ आ ही नहीं रहा, आयनिक इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है। अरे आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर इस तरीके से जाओगे तो देखोगे आप कि आपको 50 से 60% चैप्टर आता है, 30-40% नहीं आता है। तो 30-40% अगर इस समय उसे पढ़ने का टाइम है, अगर आपको लगता है सिर्फ इसकी रिवीजन की ज़रूरत थी, हमने एक बार पढ़ा था लेकिन हमने उसे रिवीजन नहीं किया, तो रिवीजन कर डालिए। और अगर आपने पढ़ा ही नहीं था तो छोड़ दीजिए, उसे छोड़ के आगे बढ़ जाइए। देखिए यहाँ केमिस्ट्री और फिजिक्स में ना कोई भी 45 क्वेश्चन आपको सही करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं, बशर्ते अगर आप बायोलॉजी में रिलैक्सेशन नहीं लेंगे, अगर 85 क्वेश्चन सही करेंगे। अभी मैं बताऊँगा कि उसका क्या तरीका हुआ कि बायोलॉजी में ऐसा क्या करें
कि हमें 85 आए, ठीक है, उसको मैं अभी आता हूँ। अभी जस्ट पहले ये चीज़ बता देना कि पहले आप साइकोलॉजिकली ये फील करने लगिए कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, एग्ज़ाम उतना जो है हेक्टिक नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम साइकोलॉजिकली उतना बड़ा बर्डन नहीं है जितना बड़ा आप समझ रहे हैं। जैसे मैं एक एक को लेके थोड़ा आप बात करूं, जैसे आप फिजिक्स को लेते हो, देखो जैसे आप फिजिक्स को पढ़ते हो, मेरा सब्जेक्ट तो बायोलॉजी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स को पढ़ते हो तो सबसे पहला जो चीज़ आपकी आती है मैकेनिक्स। ये जो मैकेनिक्स है ना, ये बहुत परेशान करती है। इसमें 1D 2D 3D, खास करके 3D मैकेनिक्स, ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की फिजिक्स होती है, ठीक है। इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मेडिकल जो ग्रुप के बच्चे हैं, ये जनरली इसमें इन्हें प्रॉब्लम आती है। तो एक बार तो कोशिश करिए पहले रिवीजन करने का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैकेनिक्स का ये 3D पोर्शन हमें बहुत अच्छा नहीं आ रहा, छोड़ दो इसे, ठीक है। इसका वेटेज आप चेक कर लो, एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होगा इस मैकेनिक के एक टॉपिक से। फिर इसके बाद ग्रेविटेशन आता है, तो ग्रेविटेशन कुछ तो आपको आता ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आता होगा, तो उसको इसी तरीके से रिवाइज कर लो। इस समय पूरा मत पढ़ो, जस्ट पैराग्राफ को देखो, और अगर आपको समरी समझ में आ गई, याद आ गया तो ठीक है। अगर दिमाग में कुछ नहीं आया तो इसका मतलब है कि अब आएगा भी नहीं कुछ, क्योंकि अब जो उतना टाइम नहीं कि उससे फिर से आप पढ़िए, टाइम वेस्ट होगा। जितना आप उन प्रॉब्लम को खोद के निकालेंगे उतना आप घबरा जाएंगे, उसको छोड़ दो कि ये पढ़ना ही नहीं है। अगर आपको पूरी मैकेनिक्स प्रॉब्लम करती है तो पूरा भी छोड़ सकते हैं। जब यहाँ आप 45 से 30 क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मैंने मान लिया मैकेनिक्स नहीं लगानी है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैकेनिक्स के चक्कर में और चीज़ें छोड़ दो। फिर देखो आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये आसान चैप्टर होते हैं, आप इसे कर सकते हैं। आपके पास ऑप्टिक्स होता है, ठीक है। आपके पास लाइट का चैप्टर होता है, लाइट ऑप्टिक्स में हो सकता है इंक्लूडेड हो, ये 11th का है। एक चीज़ जानिए कि 45 जो क्वेश्चन आपका है, इसमें जो है करीब 20-22 क्वेश्चन 11 से और 20-22 क्वेश्चन 12 में है। तो अगर आप छोड़ देंगे ना, तो मान लीजिए ये 10 क्वेश्चन होगा, ये बाकी लेकिन तब आपको करना पड़ेगा, समझे इस बात को, ये बाकी आपको तब करना पड़ेगा, सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे यहाँ पे इनका रिवीजन अगर आप कर लेंगे ना तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, और इनको पहले कंसोलिडेट करो, ये जो पढ़े हुए हो ना इनको जोड़ो। एक और चीज़ आपको बताऊं, अगर आप 12th में आते हो फिजिक्स में, तो 12th की फिजिक्स में जो आप आते हो तो 12th की फिजिक्स में देखिए इलेक्ट्रोस्टैट है। अब इलेक्ट्रोस्टैट के कुछ क्वेश्चन बहुत टफ हैं, लेकिन कुछ थ्योरी, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल हैं, तो जितना समझ पाते हो उतना रिवीजन करो। इलेक्ट्रोमैग्नेट आता है ना, इसमें भी वही थ्योरी लगाओ, ठीक है। इसके बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स आती है, मॉडर्न फिजिक्स को आप पूरा पढ़ो। मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन आपको जो है ना आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स आती है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का बेनिफिट ये है कि थर्मोडायनेमिक्स का अगर रिवीजन करोगे तो ये केमिस्ट्री में ओवरलैप होगा, उसमें जितना आपको आता है उतना आप पढ़िए, ठीक है। मैंने कहा ना, सबसे पहले आप आइडेंटिफाइड कर लीजिए कि कितना चीज़ हमें आया, और इसी तरीके का जो रिवीजन है उसमें जो बचेगा उसे आप 15 दिन में पढ़ दोगे। ये मेरी गारंटी है कि जितना आप निकालोगे ना वो 15 दिन में पढ़ डालोगे। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए। आप क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर के अलावा कोई दूसरा मत देखिए। प्रीवियस ईयर के अलावा दूसरा देखने का मतलब ये होता है कि जो आपका कंपटीशन है वो पूरा एनसीईआरटी बेस है। आप ये बात नहीं मानते हैं, लेकिन जिस दिन आप एग्ज़ाम देते हैं उस दिन आपको एहसास होता है कि पूछा तो एनसीईआरटी गया था, हमने फर्जी यहाँ वहाँ पढ़ा, बस उसे आप ढंग से नहीं पढ़े, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री में देखें ना, तो केमिस्ट्री बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट है
जिसके बारे में सबसे गड़बड़ वो रहती है। देखो केमिस्ट्री में आपके 3 तरीके की केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है और आप एक ही पढ़ते हो पूरे साल, एक फिजिकल, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देखो इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में अगर इस तरीके से देखो तो आपको पढ़ना सिर्फ है SPDF। उसमें भी क्वेश्चन फिक्स होता है कि ज़्यादातर D और F ब्लॉक जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। S और P ब्लॉक में अब ऐसा आप आज की डेट में सोच रहे होगे ना मुझे S ब्लॉक कुछ आता नहीं, ऐसा थोड़े है। जो S ब्लॉक से रिलेटेड बहुत कॉमन चीज़ें वो आपको आती हैं, आप उसे पढ़िए मत एक एक लाइन, जस्ट बुक खोलिए, S ब्लॉक को खोलिए और देखिए हेडिंग क्या लिखा है, उसके बारे में कुछ समरी आई तो आगे बढ़ जाइए। जो हाईलाइटेड वर्ड हैं उनको पढ़ के देखिए अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं तो, और ये इसके लिए भी NCERT बुक अच्छी है। अब देखो जो आपका ये क्वेश्चन है ना, तो केमिस्ट्री में ये कुछ ऐसा है, 15 क्वेश्चन फिजिकल से, 15 क्वेश्चन यहाँ से और 15 क्वेश्चन यहाँ से। तो आप ऐसा करोगे कि जनरली आप क्या करते हो, पूरे साल फिजिकल पढ़ते हो, वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का अप्रोच यहाँ पे आप अडॉप्ट करते हो, फिजिकल में ही आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं आ रही है, ठीक है, सॉलिड स्टेट नहीं आ रहा, आप उसी के चक्कर में परेशान रह जाते हो। और उसके चक्कर में जो इजी चैप्टर है ये नहीं कि उसको पढ़ के हम आगे बढ़ जाएं, तो आपको करना ये कि इसको पढ़ के आगे बढ़ना है। ऑर्गेनिक में आप परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि आप पूरा टाइम नहीं देते हैं। जैसे लास्ट के 2 महीने में ऑर्गेनिक पूरा पढ़ना चाहते हैं, वो जो किया सो किया। अभी देखो ऑर्गेनिक में जो एल्डिहाइड कीटोन है, जो अल्कोहल है, जो एरोमेटिक है, अगर ये मेन चैप्टर का आप ठीक से रिवीजन कर लें, ठीक है, उनको ठीक से एक बार रिवाइज कर लें। एक्चुअल में ये कोई टफ नहीं होता। अब आप देखो फिजिकल में मोल कॉन्सेप्ट को आप 10 बार पढ़े होंगे, अल्कोहल को 1 बार पढ़े होंगे, तो मोल कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। वो इतना थ्योरेटिकल है और इतना न्यूमेरिकल है कि तब भी वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता। तो मैं ये कहूँगा कि अब उसे छोड़ दो, उसे उतना ही रिवाइज करो, उससे ज़्यादा मत पढ़ो। ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म पे बहुत जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो इंडिविजुअल ग्रुप है उनको पढ़ो, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ो, उसमें जो नेम रिएक्शन होते हैं उनकी जो मैकेनिज्म होती है, एरोमेटिक के 2 से 3 बार उनको आप पढ़ो, तो ये आपको ज़्यादा गेन करवा देंगे। तो अगर इस तरीके से अगर आप देखें ना, अगर आपने तीनों की स्टडी कर रखी है बैलेंस, ठीक है,